तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव किया था। इक्वेशन ऑफ मोशंस में तीन इक्वेशंस थी हमारी, उन तीनों को डिराइव किया था। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम कुछ नई फिनोमेनास को लर्न करेंगे, कुछ नए टॉपिक्स को देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल कर रहा है तो उसके कर्व्स किस तरह से डिपेंड करेंगे। कुछ ग्राफ्स की स्टडी करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी को और देन हम इसे कंक्लूड करेंगे। आज हमारा लास्ट डे है इस चैप्टर का। चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 3। तो हमारे 1 2 3 4 चैप्टर्स आर कंप्लीटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। तो चलिए देखते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो उसके ग्राफ्स जो है वो किस तरह से शो होंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं 3 ग्राफ्स बना रहा हूं। ठीक है, और कुछ ग्राफ्स और बना देते हैं। टाइम पे आएगा शक्ति सिंह। ये ग्राफ है हमारा पोजीशन टाइम का, ये ग्राफ है हमारा वेलोसिटी टाइम का और ये ग्राफ है हमारा एक्सेलरेशन टाइम का, एक्सेलरेशन टाइम का। ठीक है, चलिए तीनों ग्राफ्स की स्टडी करेंगे हम। पहले ये वाले ग्राफ को लेते हैं। इस ग्राफ को देख करके आपको क्या लग रहा है? इस ग्राफ को देख करके आपको क्या लग रहा है बताइए। इस ग्राफ को देख करके हम क्या एनालाइज कर सकते हैं, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? कम ऑन, ग्राफ्स की स्टडी की थी ना हमने। सर क्या बता सर, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा? टाइम ज्यादा लगेगा? नहीं, मैं तो मोशन की बात कर रहा हूं कि ये मोशन किस टाइप का मोशन है। ये पोजीशन है, टाइम है, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें? जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन? अरे एक्सेलरेशन जीरो होता तो ये वाला ग्राफ होता ना हमारा, एक्स पोजीशन। या तो ये वाला ग्राफ होता, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन, खत्म बात। या फिर ये वाला ग्राफ होता, सर टाइम के साथ देख रही है। हाँ, टाइम के साथ में ये ग्राफ हो जाता कि भाई पोजीशन कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा, ये वाला ग्राफ होता। लेकिन ये वाला ग्राफ क्या बता रहा है? एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है पोजीशन में चेंज उससे कई गुना ज्यादा तेजी से हो रहा है। चेंज इन पोजीशन इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसे हम क्या समझेंगे? सोचो सोचो, क्या हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है? वेलोसिटी जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी थी, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी थी, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी थी और वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। देखो कम टाइम ड्यूरेशन में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पे जितना टाइम पीरियड था उतने ही टाइम पीरियड में इक्वल हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन कम होता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। कम टाइम ड्यूरेशन में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो है वो कीप इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। क्लियर है कंसेप्ट? क्योंकि पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ जो है वो लीनियर नहीं है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। आया समझ में? बड़े आगे सर। सेकंड वाले ग्राफ को देखिए। सेकंड वाले ग्राफ को देख करके आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो हमारी इंक्रीज हो रही है। सेम जो ग्राफ नंबर 1 बता रहा था, क्या वही वाली इंफॉर्मेशन ग्राफ नंबर 2 भी दे रहा है? यहाँ पे ग्राफ था हमारा टाइम और पोजीशन के बीच में एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, यहाँ पे हमारा ग्राफ है टाइम और वेलोसिटी के बीच में। मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है विद कांस्टेंट। एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हमारी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। चलिए ग्राफ नंबर 3 पे आते हैं। बताइए ग्राफ नंबर 3 हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
एक्सेलरेशन 0 है। अरे एक्सेलरेशन जीरो कहाँ है बाबा, ये टाइम है, ये एक्सेलरेशन है। यहाँ पे मान लिया हमारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हमारा एक्सेलरेशन थ्रू आउट द टाइम 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को शो कर रहा है? क्या एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है? यस सर। एग्री कर पा रहे हो भाई? एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, यहाँ पे भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, जीरो नहीं है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे भी एक्सेलरेशन जो है वो हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। यहां पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और ये वाला ग्राफ भी हमें बताता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर ये फर्स्ट वाला समझ में नहीं आया। फर्स्ट वाला समझ में नहीं आया? अब देखो फर्स्ट वाले को देखो, समझो। फर्स्ट वाले ग्राफ को अगर हम एनालाइज करें तो इसे इस तरह से समझिए कि पहले टाइम ड्यूरेशन में, इसको और अच्छे से एलेबरेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखना, यहां पे कुछ वेलोसिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगी। सेम इंटरवल ले रहा हूं, टाइम का इंटरवल सेम ले रहे हैं हम। यहां पे था, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे। देखना, ध्यान से समझना, टाइम ड्यूरेशन हमने सेम लिया है, ये हो गया हमारा 1 आवर, ये हो गया 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 1 आवर। अगर ऐसे देखें तो 0, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर्स। क्लियर है यहां तक? टाइम एक्सिस क्लियर है सबको? इन सबके बीच Yes, का sir. जो गैप है वो 1 आवर का लिया है हमने। डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80, 90, 100, 110, 120। क्लियर है? ये हो गया हमारा किलोमीटर के अंदर, किलोमीटर में डिस्प्लेसमेंट हो गया। ध्यान से देखना, क्या फर्स्ट आवर के अंदर 10 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ? एग्री कर पा रहे हो? सेकेंड आवर के अंदर क्या हमारा 20 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो Yes, 2 sir. आवर्स के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 20 किलोमीटर का। तो यहां पे वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। एग्री कर पा रहे हो भाई? यस सर। 2 आवर्स के अंदर 20 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20 डिवाइडेड बाय 2, 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 आवर्स, 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से कवर किया इसने, एवरेज वेलोसिटी से। ठीक है, थर्ड ब्लॉक देखते हैं। तो थर्ड ब्लॉक में फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, कितना आएगा? लेट्स सी। थर्ड ब्लॉक के लिए यहां पे 3 आवर्स है, यहां पे 2 आवर्स है, और यहाँ पे पोजीशन की अगर बात करें तो वीडियो 40 क्लियरली आ रहा है। और 20 क्लियरली नहीं आ रहा है, वीडियो ब्लर हो गया है। यस सर। अब क्लियर है? यस सर। सॉरी, चलिए देखिए, थर्ड वाले ब्लॉक के लिए देखेंगे। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितनी है हमारी? 40 किलोमीटर। इनिशियल पोजीशन कितनी है हमारी? 20 किलोमीटर। टाइम ड्यूरेशन कितना लगा हमें? 3 आवर माइनस 2 आवर, 3 आवर माइनस 2 आवर। टोटल कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट? 20 किलोमीटर का। कितने टाइम में हुआ? 1 आवर में हुआ। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर। एग्री कर पा रहे हो? बढ़े आगे।
फोर्स वाले ब्लॉक के लिए निकाले, फोर्स वाले ब्लॉक के लिए निकाले। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारा, 60 ऑलमोस्ट, अरे कहां जा रहा है, ऑलमोस्ट 60 या 70। यहां पे डिस्प्लेसमेंट है हमारा 70। फाइनल पोजीशन कितनी आ रही है हमारी, 70 किलोमीटर। 70 इनिशियल पोजीशन इस वाले ब्लॉक के लिए कितनी है, 40 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है हमें, 4 आवर माइनस 3 आवर, 4 माइनस 3, क्या ये हमारा 30 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। क्या यही होगी हमारी नेक्स्ट वाले ब्लॉक के लिए वेलोसिटी, एग्री कर पा रहे हो? यस सर। तो देखिए फर्स्ट वाले ब्लॉक में वेलोसिटी थी हमारी 10 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड वाले ब्लॉक में हमारी वेलोसिटी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, और थर्ड वाले ब्लॉक में वेलोसिटी हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसे शो कर रहा है, वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग विद द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एग्री कर पा रहे हो? फर्स्ट ब्लॉक में 10 किलोमीटर पर आवर, सेकंड ब्लॉक में 20 किलोमीटर पर आवर, थर्ड ब्लॉक में 30 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हमारी वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली एक फिक्स रेट से इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है? तो क्या ये ग्राफ जो है वो हमारा एक्सेलरेशन को भी शो करेगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ हमारा, 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय कितने आवर में हुआ है, 1 आवर में हुआ। तो क्या हमारा 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। क्या इन दोनों ब्लॉक के अंदर 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1, क्या हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा? क्या ये ग्राफ 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का एक्सेलरेशन शो कर रहा है? क्या थ्रू आउट द ग्राफ हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? इसलिए इस ग्राफ को हम कहेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहां पे हमारे परफेक्ट एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं थे, इसको अगर और प्रिसाइज बनाया जाए with the help of scale, particular scale, then we can say that it is an accurate graph for the constant acceleration. Here the velocity is changing with respect to a constant rate. Is it clear to everyone? Yes sir. चलिए अब समझते हैं इन ग्राफ्स का मतलब हमने क्यों समझा, ये ग्राफ कहां काम में आएंगे। तीनों ग्राफ जो है वो तीनों डिफरेंट ग्राफ्स है, दिखने में तीनों अलग अलग लग रहे हैं, एक एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, एक कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, और एक हमारा एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स्ड है। लेकिन तीनों ग्राफ्स भी अलग अलग क्वांटिटीज के, एक टाइम और पोजीशन का है, दूसरा टाइम और वेलोसिटी का है, तीसरा टाइम और एक्सेलरेशन का है। लेकिन तीनों की तीनों ग्राफ जो है वो सेम इंडिकेशन को शो कर रहे हैं, दैट इज एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट। अगर इन्हीं ग्राफ्स को अगर हम कंपेयर करें किससे, एक ऑब्जेक्ट के फ्री फॉल से, एक ऑब्जेक्ट के फ्री फॉल से, किसी ऑब्जेक्ट के फ्री फॉल से अगर हम कंपेयर करें, तो क्या हमारे पास ये तीन ग्राफ्स आएंगे? क्या हमारे पास ये तीन ग्राफ्स आएंगे? क्या हम यहां पे टाइम और यहां पे -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ले सकते हैं? क्या हम यहां पे टाइम t और यहां पे पोजीशन 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40, 50, 60, 70, 80 मीटर पोजीशन ले सकते हैं? क्या हम यहां पे टाइम t, वेलोसिटी 0, -10, -20, -30, -40, -50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी ले सकते हैं? तो यहां पे ये जो तीनों ग्राफ्स है वो ग्राफ्स हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पहले वाले ग्राफ को देखिए, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट विद द हेल्प विद द मैग्नीट्यूड ऑफ -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे मूव कर रहा है आपका, बताइए। ऑब्जेक्ट जब मूव करता है ग्रेविटेशनल फोर्स में तो नीचे जाता है, तो हम पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। कम ऑन गाइस। तो यहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां पे भी ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंटली मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहां पे भी ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंटली मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। किसके रेस्पेक्ट में? ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट। किसके रेस्पेक्ट में? ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में।
क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो अगर इन्हीं एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में शो करें, अगर इन्हीं ग्राफ्स को हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स के अंदर शो करें, तो वो हमें किसे रिप्रेजेंट करेगा? ऑब्जेक्ट विद द फ्री फॉल। तो यहां पे हम तीनों ग्राफ्स की हेल्प से ये चीज समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मोशन में आती है, ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर वहां पे केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, तो हमारा मोशन जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को शो करता है। मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर इस पेन को अगर हम ड्रॉप करेंगे, तो इस पेन की जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती जाएगी। कब तक? जब तक ये सरफेस से स्ट्राइक ना कर जाए। जब तक ये सरफेस से स्ट्राइक ना कर जाए। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स में मूव करता है, तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है, कांस्टेंटली इंक्रीज होती जाती है। तभी तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट, जब वेलोसिटी में एक पर्टिकुलर फिक्स रेट से क्या हो? इंक्रीमेंट हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये तीनों की तीनों ग्राफ अल्टीमेटली हमें क्या शो कर रहे हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन को शो कर रहे हैं, मोशन अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स को शो कर रहे हैं। एक आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, एक आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलिए आप एक बार फिर से इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा, और फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो हम क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, इसे भी हम कुछ ग्राफ्स की हेल्प से स्टडी करेंगे और देखेंगे कि अगर हमें ग्राफ्स दे रखे हो वेलोसिटीज के, तो हम उन्हें कैसे रिलेट करेंगे और किस तरह से वो रिलेटिव वेलोसिटी को शो करेंगे। टाइम, वेलोसिटी, v1 v2 हमें यहाँ पे तीन ग्राफ्स दे रखे हैं। तीनों ग्राफ्स के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट वेलोसिटीज को शो कर रखा है। फर्स्ट वाले ग्राफ में कोई ऑब्जेक्ट है वो v1, जिसका ग्राफ है v1 ग्राफ जो है वो किसी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड वाला जो ग्राफ है हमारा इसमें v2, वो सेकेंड ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम ग्राफ नंबर 2 में भी दो ऑब्जेक्ट्स है आपके, कुछ इस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और थर्ड ग्राफ में भी हमारे कुछ ग्राफ्स है जिनका वेलोसिटी कर्व v1 और v2 है। हमें इन ग्राफ्स को देख करके एनालाइज करना है कि कौन सा ग्राफ हमें क्या बताना चाह रहा है और किससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो देखिए, अगर हम पहले वाले ग्राफ की तरफ देखें, ऑब्जर्व करें, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट वेलोसिटीज से मूव कर रहे हैं, लेकिन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दोनों ग्राफ्स जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट दोनों की वेलोसिटीज जो है वो डिफरेंट है, लेकिन उन दोनों की वेलोसिटीज में जिस रेट से चेंज हो रहा है वो सेम है। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। दोनों ग्राफ्स में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक के अंदर मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो दूसरे के अंदर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। एक्सेलरेशन लेकिन थ्रू आउट द मोशन सेम है। दोनों की वेलोसिटीज क्या है? डिफरेंट है, लेकिन दोनों की दोनों एक पर्टिकुलर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मान लिया हमने ले लिया टाइम ड्यूरेशन 10 सेकंड, तो 10 सेकंड पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ और है और इस वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ और है। फिर हमने लिया 20 सेकंड पे इस वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ और है और उसी टाइम पे इस वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ और है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है वो हायर वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है वो लेसर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एग्री कर पा रहे हो? फर्स्ट ग्राफ, Yes, sir. it is showing the relative velocity of two objects m1 and m2, which has the velocity graph as v1 and v2. Both are moving in the same direction but with the different velocities, and the acceleration remains constant separately. अलग अलग अपना इंडिविजुअल एक्सेलरेशन जो है वो फॉलो कर रहे हैं। सेकेंड वाले ग्राफ में अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन उनकी वेलोसिटीज जो है वो अलग अलग है। तो देखिए, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स हमारे
एक ऑब्जेक्ट ही है, दूसरा ऑब्जेक्ट ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन पहले वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, तो क्या उन दोनों के बीच में कभी कॉलिजन होगा? फील करो, केस स्टडी। दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आगे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है, पीछे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम है, क्या वो दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगे कभी? No, sir. नहीं करेंगे। तो यहां पे कॉलिजन नहीं हो रहा, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। ये जब तक इस वेलोसिटी पे पहुंचेगा तब तक ये कहीं और पहुंच चुका होगा। लेकिन सेकंड वाले ग्राफ में ऐसा हो रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, लेकिन पीछे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है, आगे वाले की वेलोसिटी कम है। तो यहां पे एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम इंस्टेंट आएगा जहां पे दोनों के बीच में क्या होगा? कॉलिजन होगा। कॉलिजन मतलब टकराव, दोनों के बीच में कॉलिजन होगा। वो टाइम कौन सा है हमारा? टी नॉट। इस टाइम पे दोनों के बीच में क्या होगा? कॉलिजन होगा। पहला ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, दूसरा इस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, दोनों के बीच में एक टाइम इंस्टेंट आएगा जब वो दोनों एक दूसरे को कोलाइड कर लेंगे। तो सेकंड ग्राफ हमें ये बता रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट, बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट वेलोसिटीज एंड देयर इज अ केस, देयर इज अ पॉइंट वेयर बोथ विल गोइंग टू कोलाइड एट टाइम इंस्टेंट ऑफ टी नॉट। थर्ड वाले ग्राफ की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पे थर्ड वाला ग्राफ जो ये बता रहा है कि पहले की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, दूसरे की वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। दोनों की दोनों क्या कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। दोनों की दोनों क्या कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। और हमारा एक टाइम इंस्टेंट यहां पे भी आएगा टी नॉट, जिस टाइम पे दोनों एक दूसरे से कोलाइड होंगे, दोनों एक दूसरे से कोलाइड होंगे। तो ये तीन ग्राफ्स थे हमारे बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टडी करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। तो यहां से हम रिलेटिव वेलोसिटीज को समझ सकते हैं। फर्स्ट वाला हमारा बता रहा है दो ऑब्जेक्ट्स है, सेम डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटीज से मूव कर रहे हैं। सेकंड वाला बता रहा है सेम डायरेक्शन बट अपोजिट वेलोसिटीज, डिफरेंट वेलोसिटीज, तो वहां पे उन दोनों के बीच में कॉलिजन होगा। पीछे वाले की वेलोसिटी आगे वाले की वेलोसिटी से ज्यादा आएगी और दोनों के बीच में कॉलिजन होगा। थर्ड वाला ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और यहाँ पे भी एक ऐसा पॉइंट इंस्टेंट आएगा जहां पे दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। तो ये था हमारा बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक। तो ये चैप्टर हो चुका है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो, एक्सरसाइज में, किसी भी टॉपिक में, किसी एग्जांपल में, तो आप पूछ लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस इसके हम करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है? Thank you, sir.